Good morning, students of class 12th. Today in our business studies class, we are going to continue our chapter number 10, that is finance market. Okay. Our today's topic is trading procedure on a stock exchange and SEBI. आज हम इसका ट्रेडिंग प्रोसीजर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का और सेबी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? देखिए, किसी भी इकोनॉमी की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हमें मेज़र करनी है तो हम उसके स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स के प्राइसेस हैं, अगर किसी भी इकोनॉमी में शेयर्स के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ग्राफ उसका ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स इकोनॉमिकली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है। ऑन द अदर साइड, अगर उनके शेयर्स के ग्राफ में नीचे गिरावट आ रही है, इट डज मीन कि उनकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो लो लेवल पर है, मतलब उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नीचे की तरफ जा रही है, डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। ठीक है। सो इन शॉर्ट यू कैन से द स्टॉक एक्सचेंज इज़ द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो एक स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैरोमीटर है। अगर ग्राफ ऊपर गया, इट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रही है, हो रही है। अगर ग्राफ नीचे गया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रही है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉपर मीनिंग क्या है? ये तो हमने पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज किस चीज़ में इस्तेमाल की जाती है, यूज़ क्या है उसका। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसके अंदर जो सिक्योरिटीज़ हैं वो खरीदी या बेची जाती है बाय कंपनीज़, या तो कंपनीज़ से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, या तो अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी अपना कोई भी सिक्योरिटी सेल करे या परचेज करे एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर। वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या कहलाती है? हमारी स्टॉक एक्सचेंज। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कौन सी होती है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर हमारे कुछ प्रॉपर पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशन लगते हैं। ठीक है, जो बाय लॉ चलाई जाती है, कंडीशंस होती हैं इसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये अकॉर्डिंग टू पायल दिए हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस आर मार्केट प्लेसेस where securities that have been listed thereon may be bought and sold for either investment or speculation। इसका मतलब है कि जहाँ पर सिक्योरिटीज़, ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहाँ पर सिक्योरिटीज़ खरीदी जाएं या बेची जाएं फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स सट्टेबाजी के लिए। सट्टेबाजी तो आप लोगों को पता होगा। देखिए, जैसे मैंने आज, मेरे शेयर्स के दाम कम है तो मैंने आज परचेज़ कर लिए। किस वक्त के लिए? जब इस शेयर का दाम बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर, जब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तब मैं उसको सेल करूँगी, ताकि जो मुझे बेनिफिट है वो इंक्रीज वैल्यू की फॉर्म में मिले। ये क्या कहलाती है? हमारी सट्टेबाजी। ठीक है। यस, नेक्स्ट वन, फीचर्स। स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स क्या हैं? स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का नाम है। इसके अंदर कुछ एक प्रॉपर टाइप ऑफ मैनेजिंग कमिटी होती है, उसके बनाए गए मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडेंस, डायरेक्शंस, कंट्रोल, सब मैनेजमेंट वो कमेटी ही करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ इशूड बाय वेरियस कंसर्न्स। अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब क्या करते हैं? इसमें सिक्योरिटीज़ में डील करती है। इट मीन्स परचेज और सेल करती है सिक्योरिटीज़ को। डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर्स। इसके अंदर जो डीलिंग है, ऐसे नहीं है कोई भी व्यक्ति जाकर सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकता है या परचेज कर सकता है। इसके अंदर डीलिंग होगी ओनली विद द हेल्प ऑफ सम ऑथराइज्ड पर्सन, जिसको हम ब्रोकर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बायलॉज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो रूल्स और बायलॉज बनाए गए हैं उनका ओबे करना, उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है आपकी आगे की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए और मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
स्टॉक एक्सचेंज के बेटा फंक्शंस क्या होते हैं? इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। जो एग्जिस्ट कर रही है सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर हमारी अवेलेबल है, उसको हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है और मार्केटेबिलिटी, मार्केट में हम सेल कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने 4 दिन पहले कोई सिक्योरिटी परचेज़ की है, ठीक है, उस वक्त मेरे पास अमाउंट था। आज अचानक से मेरे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने कोई ट्रांजैक्शन कर सकूं, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगी? मैंने पहले अपना अमाउंट दिया हुआ था सिक्योरिटीज़ में परचेज़ करके लगाया हुआ था, उसको मैं वापस ले लूँगी। कैसे? उसको सेल कर दूँगी। मान लीजिए शेयर्स खरीदे हुए थे मैंने किसी कंपनी के, पहले 10,000 के, पहले मैंने 10,000 रुपये लगा दिए। आज मुझे उन पैसों की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी? वो 10,000 रुपये के जो शेयर्स हैं मार्केट के अंदर सेल कर दूँगी, ठीक है ना। तो ये हाईली लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, इसमें सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग होती है, मतलब इसमें मूल्य तय होता है, वैल्यू इसके अंदर डिटरमिन होती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, ठीक है। जितनी डिमांड होगी किसी सिक्योरिटीज़ की, अगर सप्लाई कम है तो उसके वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगी, ठीक है। समझ में आया? डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उस वक्त वैल्यू ज़्यादा होगी, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो वैल्यू कम। अपोजिट होता है। नेक्स्ट वन, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। क्यों? ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसके अंदर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। अगर इन रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम ना चलें तो हमारी मेंबरशिप भी कैंसिल हो सकती है। जैसे कि कोई ब्रोकर है, रूल बनाया हुआ है कि उसको 10% कमीशन ही मतलब लेना है, 10% से ज़्यादा कमीशन वो किसी भी दूसरे इन्वेस्टर से नहीं ले सकता, और वो 10 की बजाय 12% अगर कमीशन लेने लग जाए तो उसकी मेंबरशिप एज अ ब्रोकर कैंसिल की जा सकती है। नेक्स्ट वन, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। कैसे? स्टॉक एक्सचेंज हमें पता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है टू आवर सिक्योरिटीज़, ठीक है। एक इन्वेस्टर को डबल बेनिफिट होता है। डबल बेनिफिट इन द सेंस, एक तो वो मार्केट के प्राइसेस के चेंज के से जो उसको एडवांटेज मिलता है। मान लीजिए आज सिक्योरिटी का प्राइस 10 रुपये है, कल को 12 रुपये हो जाता है, तो जो 2 रुपये का हमें बेनिफिट मिला वो किस वजह से मिला? मार्केट के प्राइस चेंज होने से। एक तो उसको वो बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा बेनिफिट क्या है? जब भी उसको पैसे की ज़रूरत हो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को चेंज करवा सकता है, हाईली लिक्विडिटी मिलती है उसको, ठीक है। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, जो दोनों बेनिफिट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं मार्केट की तरफ, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्ट करें। और जैसा कि आपको पता है मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप करेगी, उतना ज़्यादा पैसा इंडस्ट्रीज़ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगेगा। स्पीडिंग इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इक्विटी में बढ़ावा दिया जाता है, सिक्योरिटीज़ परचेज करने के लिए उनको अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशंस। देखिए स्पेकुलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप इसके अंदर है। क्यों? इसके अंदर प्रॉपर रेलेवेंट एक्ट बनाए गए हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? स्पेकुलेशन का स्कोप भी इसमें बताया गया है कि हम जान सकते हैं कि स्पेकुलेशन किस लेवल तक हम कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए स्पेकुलेशन इज़ एन इलीगल एक्टिविटी। अगर हम सट्टा बाजारी करते हैं, सट्टा लगाते हैं किसी चीज़ पे कि फ्यूचर में इसके दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, तो उस पर हमें क्या हो सकता है? इलीगल एक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। बट मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है उसमें इसको ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं, इस पर्पज़ से कुछ परचेज़ करते हैं, तो उसमें आपको इलीगल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटीज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें मेन मकसद क्या है? स्पेकुलेशन का फ़ायदा उठाना ही है। ऑलराइट। स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, IFSC लिमिटेड, ठीक है। दीज आर द नेम्स ऑफ द सम ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अगर हमें स्टॉक एक्सचेंज पर कोई सिक्योरिटी खरीदनी है या बेचनी है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमने कुछ खरीदना है या कुछ सिक्योरिटी के तौर पे बेचना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस सिचुएशन में हमें एक ऑथराइज्ड पर्सन की ज़रूरत है। वो ऑथराइज्ड पर्सन क्या होगा, हमारा ब्रोकर। वो रजिस्टर्ड होगा सेबी से, और उसी की हेल्प से हम आगे की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। नेक्स्ट, उसका हमने सिलेक्शन कर लिया, हमने एक अपॉइंट कर लिया ब्रोकर। उसके बाद उस ब्रोकर का काम क्या रहेगा, उस ब्रोकर का काम रहेगा हमारा डीमैट अकाउंट खोलना, ठीक है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जिसमें हमारे सभी सिक्योरिटीज़ जितने हमने परचेज़ की हैं, सेल की हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट कौन ओपन करेगा, वो ब्रोकर जिसको हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इनका काम क्या है, इसका काम है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है डिपॉजिटरी में, ऑलराइट। तो इनका काम वही है। नेक्स्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर। हमने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है, नेक्स्ट हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर मान लीजिए हमें किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं और उस कंपनी ने शेयर्स इशू भी कर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्रोकर को जल्द से जल्द बताएंगे कि हमें इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। उस कंपनी का नाम, कितने शेयर्स खरीदने हैं, किस अमाउंट के शेयर्स है, सब इन्फॉर्मेशन हम ब्रोकर को देंगे। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, उसके बाद ब्रोकर उसमें एग्जीक्यूटिंग वर्क करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा बाइंग और सेलिंग की, ठीक है। उसके लिए वो एक नोट प्रिपेयर करेगा जिसमें उसका साइन होगा। नोट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी रिलेटेड टू द बाइंग और यू कैन से सेलिंग ऑफ दैट सिक्योरिटी। रिगार्डिंग मीन्स उसके नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ तक कि ब्रोकर ने कितना कमीशन हमसे लिया है वो चीज़ भी इस नोट में गिवन होगी। सेटलमेंट किया जाता है, फाइनल स्टेज है। परचेज़ कर लिया हमने, जो भी सिक्योरिटीज़ हमने परचेज़ करनी थी हमने ब्रोकर की हेल्प से परचेज़ कर लिया। अब ऑन द स्पॉट सेटलमेंट क्या होता है, इट इज़ T+2। T+2 मीन्स इमीडिएटली हमने जैसे ऑर्डर प्लेस किया उसके 2 दिन के अंदर अंदर हमारे अकाउंट में वो सिक्योरिटी ट्रांसफ़र हो गई। T इज़ द डे ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिस दिन ट्रांजैक्शन का डेट है। मीन्स आज मैंने ब्रोकर को बोला है, आज क्या है, आज मान लीजिए आज मंडे है, तो वेडनेसडे तक मेरे अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्रांजैक्शन का डेट ट्यूसडे है, सॉरी मंडे है, क्यों मैंने मंडे को ऑर्डर प्लेस किया है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन प्लस किए, वेडनेसडे तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी वो जो सिक्योरिटीज़ मुझे परचेज़ करनी है। T+1 इस दिन वो क्या करेगा, नोट प्रिपेयर करेगा किस अकाउंट में मतलब डालना है सिक्योरिटीज़ को, कितनी सिक्योरिटी डालनी है, क्या नाम है सिक्योरिटी का, कंपनी का क्या नाम है, ब्रोकरेज कितनी ले रहे हैं, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उस नोट में दी होगी। T+2 में सेकेंड डे में क्या करेगा, पेमेंट और डिलीवरी, दैट्स इट, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज़ फॉरवर्ड सेटलमेंट मीन्स इसके अंदर 2 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसमें किसी फ्यूचर डेट के अंदर ट्रांजैक्शन की जाएगी। आज ऑर्डर प्लेस किया, फॉरवर्ड सेटलमेंट के अंदर किसी आगे फ्यूचर डेट में T+5 हो सकता है, T+7 हो सकता है, T+9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं क्या कितने बजे से कितने बजे के बीच में की जाती है, 9:15 से 3:30 के बीच में, ठीक है। सुबह 9:15 ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है और शाम को, मतलब आप शाम भी नहीं कह सकते, दिन के 3:30 बजे तक ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर आपको सिक्योरिटीज़ परचेज़ करनी है या सेल करनी है तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको करना होगा। और सेकंड चीज़, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो मंडे टू फ्राइडे ही ओपन रहता है, इसके अलावा नहीं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। नेक्स्ट वन, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी।
जिसको हम बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता लगाने के लिए शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा बैरोमीटर है, ठीक है। अगर स्टॉक एक्सचेंज को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बताएगा, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है ना। तो रूल्स और रेगुलेशंस कौन इसके बनाता है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी क्या है? सेबी रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, पूरा प्रोसीजर, सब चीज़ें कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सेबी के हाथ में। प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आगे उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द सेबी। चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग होता है सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करना उन लोगों के द्वारा हु हैव सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, जैसे डायरेक्टर्स है, प्रोमोटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास अगर कंपनी की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसके द्वारा ही वो क्या करना। जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी की और मुझे पता है फ्यूचर में जाके मेरे जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो मैं अभी सिक्योरिटीज़ अपनी परचेज़ अपनी ही कंपनी की परचेज़ कर लूँगी और फ्यूचर में जब इसके दाम बढ़ जाएंगे, क्यों, किसी बाहर वाले को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या हो जाएगी? इनसाइडर ट्रेडिंग। मैं खुद ही परचेज़ कर रही हूँ उस कंपनी के शेयर्स और या डिबेंचर्स है, जो भी सिक्योरिटीज़ मैं कर रही हूँ। कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स, ब्रोकर्स पे कंट्रोल रखती है, क्यों? ब्रोकर्स मनमाने ढंग से ना चलें, सारी ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स को ही करनी होती हैं, इनके लिए एक प्रॉपर ये प्रोसीजर निकालती है कि इस तरीके से आपको काम करना है। रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं सेबी के द्वारा ब्रोकर्स के लिए, उनके अकॉर्डिंग इनको चलना होता है, ठीक है। फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या क्या आएंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो गलत मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, कंपनी की गलत स्टेटमेंट्स होती हैं या एक स्टेटमेंट के कई बार दो मीनिंग्स निकल जाते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट से बचाती है। हमेशा सेबी का ये कहना होता है कि अगर किसी कंपनी की मिसलीडिंग स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट को वो करेक्ट करे, वरना उसको भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इनसाइडर ट्रेडिंग चेक करने के लिए, क्यों? इनसाइडर ट्रेडिंग से सिर्फ डायरेक्टर को या हाई लेवल के लोगों को ही फ़ायदा होता है, बाहर के लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। उस पर क्या करना? रोक लगानी। प्रोवाइड एजुकेशन, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड कौन करता है? सेबी करता है, चाहे किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, तरीका बताता है किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो अप करना है, ये सब चीज़ें कौन बताता है? हमारा सेबी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रूल्स और रेगुलेशंस मेंटेन करता है सेबी सभी स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। रेगुलेट द बिजनेस बीइंग डन इन द शेयर मार्केट, किस तरीके से बिजनेस करना है शेयर मार्केट में। रजिस्टर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, एजेंट्स, इन सबको रजिस्टर करता है, सेबी के साथ ही रजिस्टर होंगे तभी वो ऑथोराइज्ड होंगे, नहीं तो नहीं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भी रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन, वेंचर कैपिटल फंड को रेगुलेट करता है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे म्यूचुअल फंड है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। शेयर मार्केट में अगर ऑडिटिंग की ज़रूरत है तो वो भी कौन करवाता है? सेबी। डेवलपमेंट फंक्शंस, जो हमारे शेयर्स को जो सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, ब्रोकर्स हैं, एजेंट हैं, इंटरमीडियरीज हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है प्रॉपर कि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। कैपिटल मार्केट को फ्लैक्सिबल बनाता है। और लास्ट वन इज रिसर्च वर्क करता है अलग अलग कंपनी से रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो अलग अलग तरह की अवेलेबल करवाता है टू द पार्टीज़, चाहे वो सेलिंग हो चाहे ये परचेजिंग हो, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेबी। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज के लिए आपका वर्क है ये पूरा चैप्टर आज आपको रीड आउट करना है, और इसमें अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।